Guys, what's up? Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. कसं काय रे बाबा? आ गए सब लोग? चलो, चलो, चलो. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. करेंगे, सब डिस्कस करेंगे. डोंट वरी. चलो, स्टार्ट करते हैं क्या आज का सेशन? आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्या? ओके. स्टार्ट करने के पहले जरा फटाफट एक छोटा सा लाइक कर दो और अगर नए हो गए चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब तो करके रखना. नाइस. मस्त, मस्त, मस्त. आई होप दैट यू आर डूइंग वेल. लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन. दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज. इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन एज वेल एज ये पिंड कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया है. राइट. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. सो इनकम फ्रॉम सैलरीज लास्ट डे क्वेश्चंस कौन से तुम लोगों को करने हैं. टॉप 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जिसके अंदर सब कुछ तुम्हारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी एक्टिव वाइल यू आर लिसनिंग टू द और वॉचिंग द लेक्चर. चलो लेट्स स्टार्ट. इनकम फ्रॉम सैलरीज. सबसे पहला क्वेश्चन आता है. मिस्टर समक्ष इज अ मार्केटिंग मैनेजर इन स्माइल लिमिटेड. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26. ठीक है. एवाई 25-26 के लिए हम लोगों को क्या निकालना है? इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है. एक नंबर सर. ओके. क्या क्या दिया है उन्होंने? बेसिक सैलरी दिया है, डियरनेस अलाउंस दिया है एंड बहुत सारी चीजें दी है. नीचे पूछा क्या है? कुछ नहीं, ऊपर ही पूछा है. क्या पूछा है? तुम लोगों को निकालना है कंप्यूट इज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी. करेक्ट है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. बेसिक सैलरी क्या होना चाहिए? एकदम सिंपल. ऐसी इनकम फ्रॉम सैलरी का जो आंसर रहता है ना, एकदम सिंपल रहता है. क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? क्या निकालना है? इनकम फ्रॉम सैलरी ऊपर लिखना. इनकम फ्रॉम सैलरी इज इन द हैंड्स ऑफ वॉट एवर फॉर असेसमेंट ईयर वॉट एवर. उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे ये करेंगे. इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स और इधर लिखेंगे अमाउंट. अभी सीधा इधर चीजें लिखना स्टार्ट करो. इधर लिखना ग्रॉस सैलरी. राइट. और उसमें से माइनस करेंगे डिडक्शंस. और ये मुझे क्या है? नेट सैलरी मिल जाए. एकदम बराबर है. तो जो जो चीजें तुम लोगों को लगती है टैक्सेबल है वो टैक्सेबल में डालो. जो जो चीजें तुम लोगों को नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल कुछ मत करो. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तुम लोगों को क्या लगता है? बेसिक सैलरी टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए. कितना होगा? 70,000 इंटू 12. सब लोग इधर नीचे देखेंगे और देखेंगे भाई 70,000 इंटू 12 है. इधर देखने के बाद मैं क्या करूंगा? इधर टिक मार्क कर दूंगा. ठीक है. उसके बाद सेकंड क्या है? देखो. सेकंड इज डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी. जितना भी बेसिक सैलरी है उसका कितना परसेंट? 40%. तो हम लोग नीचे आएंगे और 8,40,000 का 40% निकालेंगे. ये भी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा भाई. ओके. पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं. ही इज प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अप्रूव्ड बाय आईआरडीए फॉर विच 20,000 इज इनकर्ड बाय स्माइल लिमिटेड. ना अगर हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर ने मुझे दिया होगा, अगर तुम लोगों को याद होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस जो भी एम्प्लॉयर ने दिया होता है दैट इज नॉट टैक्सेबल. दैट इज नॉट टैक्सेबल. जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी एम्प्लॉयर देता है हमारे लिए, तो अपने लिए क्या नहीं होता है? टैक्सेबल नहीं होता है. सो इधर हेल्थ इंश्योरेंस जो है, हाँ, प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, इट इज गोइंग टू बी नील बिकॉज इट इज अ नॉन टैक्सेबल परक्विजिट. ठीक है सर. इधर भी ठीक है. याद है कि मेडिकल का पॉइंट था, तो मेडिकल का पॉइंट में यही था. बराबर. रिसीव 10,000 रुपीज एज गिफ्ट वाउचर ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी फ्रॉम स्माइल लिमिटेड. मतलब उसको एम्प्लॉयर से क्या मिला है? 10,000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिला है. उसकी शादी हुई इसके लिए. ठीक है. सो 10,000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिला. 5,000 के ऊपर अगर एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला होगा तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या करने वाले हम? टैक्सेबल करने वाले. नाउ हियर आल्सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटी नंबर 1, मैं पूरा 10,000 टैक्स करूं. या पॉसिबिलिटी नंबर 2, 5,000 के ऊपर जितना वैल्यू है सिर्फ उतना टैक्स करो. सो 5,000 के ऊपर कितना है? 5,000. इसकी वजह से 10,000 है. सो यू कैन ईदर टैक्स 5,000 विच इज बियॉन्ड 5,000 रुपीज और यू कैन क्लेम एंटायर 10,000 एज टैक्सेबल अमाउंट. सो हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा 10,000 क्या कर रहे हैं? टैक्सेबल कर रहे हैं. और दोनों चीजें जो है वो एकदम वैलिड है. तो कुछ भी कर सकते हैं. सच प्रॉब्लम नहीं है. तो इधर 10,000 आ गया. एकदम बराबर. चलो ये भी ठीक है. उसके बाद आ गया स्वेट इक्विटी शेयर्स. नाउ ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है मतलब क्या होता है? मैं कंपनी हूं और तुम लोग एक एम्प्लॉय हो कंपनी के. बराबर. बाहर मार्केट में रेट चल रहा है वो मेरे कंपनी के शेयर्स का 400 रुपीज एग्जाम्पल लेते हैं. एंड आई एम गिविंग दैट शेयर टू यू फॉर 300 रुपीज. सो डोंट यू थिंक वो एम्प्लॉय को जो बाहर 400 में मिलता बट ही इज गेटिंग इट ओनली फॉर 300? यस.
तो 100 रुपीज का एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है, यस। तो वो जो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है ना 100 रुपीज का, वो जो 100 रुपीज का बेनिफिट है दैट इज गोइंग टू बी एम्प्लॉइज परक्विजिट, राइट, ओके। और जब भी एक्सरसाइज होता है वो साल में क्या होने वाला है, टैक्स होने वाला है। अभी देखो कितने अलॉट किए शेयर्स, 800 स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट किए। द शेयर्स वर अलॉटेड एट हाउ मच प्राइस, 450 रुपीज का प्राइस था। और कितना मार्केट प्राइस था, 700 रुपीज मार्केट प्राइस था। कैन आई से 700 माइनस 450 अगर मैंने किया तो आई विल गेट द आंसर एज व्हाट, आई विल गेट द आंसर एज व्हाट 250 एवरीबॉडी, यस। तो 250 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मतलब 250 रुपीज का फायदा हुआ इनटू 800 शेयर्स, बराबर है। सो माय आंसर कम्स टू व्हाट, माय आंसर कम्स टू 2 लाख रुपीज एवरीबॉडी। एक नंबर मजा आ गया भाई, चलो ये भी हो गया। अभी पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। ही वॉज प्रोवाइडेड विथ फर्नीचर ड्यूरिंग सितंबर 2020, ही वॉज प्रोवाइडेड विथ फर्नीचर ड्यूरिंग सितंबर 2020, मतलब अच्छे से इंटरप्रेट करते ये पार्ट, एम्प्लॉय को फर्नीचर दिया गया था इन 2020 ओनली, सितंबर। द फर्नीचर इज यूज्ड एज एट हिज रेसिडेंस फॉर पर्सनल पर्पस, उसके पर्सनल पर्पस के लिए फर्नीचर दिया गया था यूज करने के लिए। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर वॉज 1,10,000 रुपीज, ठीक है। On March 2025, the company offered the furniture to him at free of cost, मतलब पहले यूज करने के लिए दिया था, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। पहले यूज करने के लिए दिया, बाद में सेल कर दिया। नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिम टुवर्ड्स द फर्नीचर टिल डेट। नाउ अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, अपना फाइनेंशियल ईयर इज 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 है। मतलब अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, अपना प्रीवियस ईयर मतलब 24-25, मतलब कहने से 24-25 में पूरा का पूरा साल उसने पहले यूज किया, और 31 मार्च 25 को वो जो फर्नीचर था वो एम्प्लॉयर ने बेच दिया या ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ यूज का कॉन्सेप्ट आएगा, वो 10% ऑफ कॉस्ट, यू आर राइट कि वो 10% ऑफ कॉस्ट का पॉइंट आएगा, बट इधर यूज के साथ साथ ट्रांसफर का भी पॉइंट आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग पूरे साल उसने यूज भी किया है, अगर उसने यूज भी किया है, यूज ऑफ मूवेबल असेट के लिए अगर कौन सा असेट दिया होगा, द परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई इज गोइंग टू बी 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट इज दैट एक्चुअल कॉस्ट, 1,10,000, उसके 10% कितना आता है, 11,000 रुपीज। सो आई कैन से दैट 11,000 रुपीज जो है वो तुम्हारा यूज ऑफ फर्नीचर का परक्विजिट बन गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि 4 साल के लिए, 4 साल ही वॉज यूजिंग इट, पर 4 साल के बाद उसने ट्रांसफर कर दिया। सो अगर ट्रांसफर कर दिया, डू यू रिमेंबर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट का एक पॉइंट था, ट्रांसफर ऑफ असेट का भी एक पॉइंट था कि तुम लोगों को डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ता है। तो वो डेप्रिसिएशन कौन सा आता है, डेप्रिसिएशन में से 3-4 पार्ट्स थे, उसमें अदर असेट्स में फर्नीचर आ जाएगा, अदर असेट्स में फर्नीचर आ जाएगा, और फर्नीचर जो है उसका रेट देके रखा है डेप्रिसिएशन का, दैट इज गोइंग टू बी 10%, एंड उस पे लगता है SLM, उस पे क्या लगता है, SLM लगता है, एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम, ओके। तो इधर जो डेप्रिसिएशन कंप्यूट होता है वो कभी भी फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं होता है, इधर डेप्रिसिएशन डेट टू डेट होता है, राइट। सो कभी से दिया था, सितंबर 2020 से, एक बार इधर देखना, सितंबर 2020, सॉरी, टिल सितंबर 21, सितंबर 21 टिल, मतलब ये अगस्त पकड़, अगस्त एंड ना, सितंबर 21 से लेके अगस्त 22 तक, सितंबर 22 से लेके अगस्त 23 तक, सितंबर 23 से लेके अगस्त 24 तक। अभी मुझे बताओ, ये तो पीरियड पूरा पूरा कंप्लीट हो रहा है। अभी सितंबर 24 से लेके अगस्त 25 तक जा रहा है क्या पीरियड, नहीं, मेरा कभी बेचा है, बीच में ही बेचा, और वो बेचा है 31 मार्च 2025 को, और इसकी वजह से ये साल पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, एंड कंप्लीटेड ईयर पे ही डेप्रिसिएशन मिलता है। तो कहने से जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 4 इयर्स के लिए मिलेगा। यस, रेट कितना है, 10% है, एंड दैट टू सिंस इट इज एन अदर असेट, इस पे SLM बेसिस पे टैक्स होगा, डेप्रिसिएशन होगा SLM बेसिस पे, ठीक है। अभी इधर आ जाओ, 1,10,000 है, 1,10,000 इंटू 10%, ये एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया, बराबर। तो SLM बेसिस पे मतलब कुछ ऐसे एक एक करने का जरूरत नहीं है,
into 4 years. तो ये आंसर कितना आता है? कैन आई से योर आंसर शुड कम टू व्हाट? योर आंसर शुड कम टू व्हाट? 44,000 एवरीबॉडी, बराबर? तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया डेप्रिसिएशन। ये मेरा क्या बन गया? डेप्रिसिएशन। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो मुझे असेट मुझे मिला था, हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? मुझे असेट मिला आज के दिन पे, पर उसने परचेज तो 4 साल पहले किया था। अगर उसने परचेज 4 साल पहले किया था, तो आज जो मुझे असेट मिल रहा है, तो उसका 1,10,000 थोड़ी उसका वैल्यू होगा। तो 4 साल का डेप्रिशिएट करके आज का जो वर्थ होगा, वो मेरा बेनिफिट होगा ना। सो इसके लिए हम लोग 1,10,000 में से 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं और आज का वर्थ निकाल रहे हैं जो मुझे वो असेट मिल रहा है। सो 1,10,000 के असेट में से अगर मैंने 44,000 निकाल दिया, 1,10,000 के वैल्यू में से अगर मैंने 44,000 अगर निकाल दिया, आई विल बी लेफ्ट विथ वन आंसर, दैट इज क्या होगा ये? 6 आएगा इधर एंड इधर भी 6 है, 66,000। सो 60 जो असेट मुझे मिला है उसका वर्थ कितना है? 66,000 है और मैंने कुछ दिया क्या है पर असेट परचेज करने के लिए? नथिंग। तो पूरा का पूरा 66,000 मेरा क्या बन गया? मेरा परक्विजिट बन गया, क्योंकि 66,000 के वर्थ का असेट मुझे मिला है। सो इधर मेरा आंसर कितना आएगा? 66,000। एकदम मस्का चस्का। ये मेरा पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। रिसीव्ड 10,000 एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का मुझे एक डिडक्शन मिलता है, पर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो ही मिलता है। पर ये तो स्माइल लिमिटेड का है। स्माइल लिमिटेड तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। कहने से एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल होने वाला है एवरीबडी। एंटरटेनमेंट अलाउंस किधर कह रहे? इधर ऊपर। एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे, और कुछ लिखा नहीं है ना, कुछ मिस नहीं किया ना हम लोग ने, ठीक है। हाउसिंग लोन एट द रेट ऑफ 4.5% per annum provided by Smile Limited. Amount outstanding as on 1/4/24 is 15 lakhs. 50,000 is paid by Mr. Samaksh every quarter towards principal starting from June 24, and the lending rate of SBI for the similar loan was 8%. प्लीज समझो, ये जो 8% अगर बाहर से लेता मैं अगर लोन, तो 8% पे मिलता, बराबर। बट मुझे एम्प्लॉयर से मिला है, वो कितना मिला है? 4.5% से मिला है। मतलब मुझे फायदा कितने परसेंट का हुआ? 3.5% का हुआ, बराबर है। अभी इन दिस केस मेरा लोन कितने का है? 15 लाख रुपए का है। क्वेश्चन ये आता है, तो सर सिंपल है ना, 15 लाख रुपीज इंटू 3.5% करो। नहीं, लोन के केस में रीपेमेंट हुआ है कि नहीं, ये सबसे पहली चीज देखनी है। अगर रीपेमेंट हुआ ही नहीं है एक भी रुपए का, तो बिंदास ऐसे करो, 15 लाख इंटू 3.5%, पूरे साल का बेनिफिट। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इधर हुआ है रीपेमेंट और हम लोगों को आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हम लोग कभी देखते हैं? आउटस्टैंडिंग बैलेंस वी सी एज आउटस्टैंडिंग बैलेंस वी सी एवरी मंथ का एंड, एवरी मंथ के एंड में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने लोन लिया कभी? लिया 1/4/24 को लोन लिया, बराबर है। और क्या लिखा है देखो, 50,000 रुपीज इज पेड बाय मिस्टर समक्ष एवरी क्वार्टर टुवर्ड्स प्रिंसिपल स्टार्टिंग फ्रॉम June 24। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, ये क्वार्टर का पेमेंट उसने जून में किया। सो अप्रैल के एंड में आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? 15 लाख, बिकॉज पेमेंट हुआ ही नहीं था। जून सॉरी अप्रैल, मई के एंड ऑफ द मंथ में आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? 15 लाख, बिकॉज पेमेंट हुआ ही नहीं था। बट कैन आई से जून मंथ में पेमेंट हुआ 50,000 रुपीज का। तो मुझे बताओ जून मंथ के एंड में कितना अमाउंट होगा आउटस्टैंडिंग? 14,50,000 का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो प्लीज लुक हियर, फर्स्ट 2 महीना कुछ रीपेमेंट हुआ नहीं था, सो 15 लाख बच गया, 15 लाख बच गया। इधर इंटरेस्ट कैसे आया? 15 लाख इंटू जितना भी बेनिफिट हुआ 3.5% इंटू 1/12, बिकॉज ये 1 महीने का इंटरेस्ट का निकाला हम लोग ने बेनिफिट। इधर भी कितना होगा? 3.5% इंटू 1/12। इधर भी 3.5% इंटू 1/12। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब क्या बड़ा बन जाता है क्वेश्चन। अभी जुलाई मंथ में कुछ रीपेमेंट हुआ नहीं था, सो ये सेम रह गया। अगस्त मंथ में भी रीपेमेंट हुआ नहीं था, बट जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्वार्टर का पेमेंट कभी होगा? सितंबर में। तो सितंबर में किया है पेमेंट, तो सितंबर के एंड में कितना होगा? 14 लाख होगा, नॉट 14.5। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके हिसाब से मुझे पूरा का पूरा लोन का कंप्यूटेशन करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ये लोन इग्नोर नहीं करोगे तुम लोग, राइट?
अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? तो ऐसा करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 49,290.5. दिस इज द परक्विजिट विच आई एम हैविंग फ्रॉम द लोन. सो मैं 49,000 किधर कह रहे वो 49,291 मैंने इधर लिख दिया. सिंपल. ओके, ये भी कंप्लीट हो गया. पॉइंट नंबर 9 पे आओ. फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप कॉस्टिंग 50,000. ये तुम लोगों को मालूम होगा कि लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, अगर दिया होगा, भले वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया होगा, भले वो एम्प्लॉय रात को गेम्स खेलता है उस पे, उससे फर्क नहीं पड़ता है. अगर लैपटॉप कंप्यूटर दिया होगा तो वो परक्विजिट नहीं माना जाता है. तो इसकी वजह से ये परक्विजिट नहीं है. इट इज नॉट गोइंग टू बी. अंडरस्टैंडिंग? तो आएगा इधर टोटल, एंड टोटल कम्स टू 15,22,291. 15,22,291. अभी तुम लोगों को एक चीज देखनी है कि भाई ये रेगुलर स्कीम है या क्या है एग्जैक्टली. कंप्यूट द इनकम, ऐसा कुछ ऐसा फर्क तो पड़ेगा नहीं. बिकॉज हम लोग चलो इसमें अज्यूम करते हैं कि यू हैव ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. बिकॉज अगर 115 बीएससी होता तो मुझे डिडक्शन 75,000 का मिलता. बट अगर वो नॉर्मल स्कीम है तो मुझे डिडक्शन कितने का मिलेगा? 50,000 का मिलेगा. इधर उन्होंने अज्यूम किया. अज्यूम मतलब एक्चुअली कुछ नहीं दिया होगा तो इट हैज टू बी 115 बीएससी. कुछ नहीं दिया होगा तो डिफॉल्ट है क्योंकि. अंडरस्टैंडिंग? पर इधर सिंस इट इज देयर इन द आंसर, लेट्स नॉट चेंज द आंसर. ऐसे बोलते हैं कि इधर एग्जाम में लिखा हुआ है कि भाई नॉर्मल स्कीम उसने ऑप्ट किया. देन इन दैट केस इधर 50,000 माइनस किया, यू विल गेट द आंसर एज 14,72,291. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन सैलरी इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. दैट्स इट. बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें. एक सॉल्विंग में भी इतना डिफिकल्ट नहीं है ये पार्ट. ठीक है. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. मिसेस अंजलि is a finance manager of Anand Constructions Limited in Mumbai, furnishes the following particulars for financial year 24-25. Okay. वो अपॉइंट हुई थी. She was appointed on 1/3/2024. ओके. ऑन द स्केल ऑफ 20,000, 2,500, 35,000. ये पे स्केल का क्वेश्चन मैंने डेलिबरेटली इसमें क्या किया है? इंसर्ट किया है. अभी सब लोग इधर फोकस करना. मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 24-25. कोई मुझे बता सकता है कि मेरा बेसिक्स क्या, कोई मुझे बता सकता है कि मेरा बेसिक सैलरी कितना होगा? मेरा बेसिक सैलरी कितना होगा? मेरा बेसिक सैलरी एकदम सिंपल है भाई. 24-25 का बात है. 24-25 मतलब 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 ये अपना फाइनेंशियल ईयर है. बराबर. तो कहने से मुझे अगर 1/3/24 से लेके अगर मैंने बात किया तो कहने से मुझे फेब्रुवरी तक मेरे पास डेटा रहेगा दैट इज ऑफ 20,000 रुपीज. So my amount will be 20,000 into 11 plus 22,500 into 1. I hope you are clear. I hope you are clear. 20,000 into 11 and 22,500 into 1. ये मेरा basic salary होगा and my basic salary will be this one. So my answer will be 2,42,500. बराबर? Okay. चलो चलो. No problem. पॉइंट नंबर 1 हो गया. पॉइंट नंबर 2. शी इज पेड डियरनेस अलाउंस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. उसने क्या पे किया? डियरनेस अलाउंस पे किया एट द रेट ऑफ 30% ऑफ बेसिक पे एंड बोनस इक्विवेलेंट टू 2 months बेसिक पे एंड एट द एंड ऑफ द. तो बेसिकली डियरनेस अलाउंस इज व्हाट? 30% ऑफ बेसिक पे. इधर आ जाओ, इसका 30% कंप्यूट करो. इधर आ गया. बोनस कितना आ गया? 2 महीने का बेसिक पे. 2 महीना मतलब कौन सा? कौन सा 2 महीना उन्होंने बोला है? देखो, 2 months बेसिक पे एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर में उसका क्या था? याद है क्या? मार्च और सॉरी फेब्रुवरी और मार्च में अलग था. दैट वाज 22,500. बराबर ना? 22,000 नहीं. एक सेकंड, एक मिनट. लास्ट 2 महीने में उसका अगर मैंने सैलरी देखा, बोनस इक्विवेलेंट टू 2 months बेसिक सैलरी एट द एंड. हाँ, एट द एंड मार्च में कौन सा था? 22,500. ऐसे दो. मतलब कैन आई से दैट मेरा आंसर आएगा
22,500 इंटू 2। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि फरवरी एंड मार्च का, उन्होंने क्या बोला है कि लास्ट मंथ में जो भी तुम्हारा सैलरी था वैसे 2 टाइम्स, इसकी वजह से 22,500 इंटू 2 आया। समझा क्या? लास्ट मंथ में जो सैलरी था वैसे 2 टाइम्स मिला है, तो ऐसे 22,500 इंटू 2 आया, दैट इज 45,000। आई होप यू आर क्लियर कि कैसे उन्होंने ये इंटरप्रेट किया। शी रिसीव्स 2,000 per month as transport allowance for commuting between place of residence and office। ठीक है, अभी एक चीज और एक चीज समझते हैं कि भाई इसमें क्या है। assume that she has not opted for 115 BSc, very important। ओके, नाउ कैन आई से दैट ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो 2,000 रुपीज मिला है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल होने वाला है? एवरीबडी, पूरा का पूरा टैक्सेबल होने वाला है या एग्जाम्प्ट होने वाला है? क्या लगता है? या एग्जाम्प्ट होने वाला है? क्या लगता है? देखो, इधर देखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, इसमें कुछ भी अपने को एग्जाम्पशन नहीं है, तो 24,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बराबर, ओके, क्योंकि वो किसको मिलता है? सिर्फ हैंडीकैप्ड लोगों को मिलता है। 4,000 रुपीज ईच एज हॉस्टल अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन। 4,000 each for as hostel allowance for 3 children, मतलब 4,000 each, मतलब 4,000 into 3 आएगा, which will come to 12,000 rupees। 12,000 rupees में से माइनस क्या करूंगा मैं? माइनस करूंगा मेरे जो एग्जाम्पशंस थे वो। क्या एग्जाम्पशन था? याद है क्या? 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, ऐसे 2 चाइल्ड तक 300 रुपीज पर मंथ। देखो ना, कंप्यूट करो, 300 पर मंथ, ये इंटू 12 आएगा एंड इंटू 2 आएगा, सिर्फ 2 तक ही मुझे क्या मिलता है? एग्जाम्पशन मिलता है। बराबर, so I hope that you are getting the answer of 7,200 which is going to be your exemption। बराबर, so 12,000 rupees minus 7,200, करेक्ट। ओके, तो मेरा आंसर कितना हो गया? 4,800। ये मेरा टैक्सेबल बन गया। ठीक है सर, ये भी हो गया, ये मेरा इधर कंप्लीट हुआ। कम टू पॉइंट नंबर 4। शी contributes 15% of his salary, that is basic pay and dearness allowance, towards recognized provident fund and the company contributes the same amount। अगर उसने 15, अभी कंपनी ने मेरे लिए कितना खर्चा किया? कंपनी ने मेरे लिए 15% ऑफ सैलरी खर्चा किया, मुझे एग्जाम्पशन कितना मिलता है? 12% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस एंड टर्नओवर कमीशन। इधर टर्नओवर कमीशन वैसे भी है नहीं, उन्होंने कंट्रीब्यूट 15% ऑफ बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस किया है, एग्जाम्पशन मिलता है 12% ऑफ बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस। दिस इज, ये उन्होंने कुछ बोला नहीं है डियरनेस अलाउंस क्या है, इन टर्म्स है, नॉट इन टर्म, ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है सर। शी फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट, हाँ इन टर्म्स ही है। तो कैन आई से 3% सीधा मैं क्या कर सकता हूँ? टैक्सेबल कर सकता हूँ, बिकॉज 15 में से 12 जो है वो क्या होने वाला है? एग्जाम्प्ट होने वाला है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इधर किधर गया है वो? हाँ इधर है, देखो, 15 माइनस 12% विच इज 3% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, मतलब क्या? ये दो चीजें, एंड दिस इज इन टर्म्स ही। सो 240 to 500 plus your 70 to 750, which will come as 3,15,250 to 50 into 3%। बराबर, तो my answer should come as 9,458। my answer should come as 9,458। सर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या होगा? जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है उसको उसका एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलता है। ठीक, लंच प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज 10,000। कभी भी याद रखना, सैलरी के क्वेश्चन में कभी भी ये लंच का बात किया तो हम लोगों को मालूम है कि 50 रुपीज के ऊपर अगर लंच दिया होगा तो इट इज एंटायरली टैक्सेबल। और इधर तो उन्होंने लमसम अमाउंट दिया है 10,000 का। इधर इंस्टीट्यूट ने सब जगह पे अज्यूम किया है कि भले कॉस्ट, मतलब भले खर्चा तो किया होगा कंपनी ने, बट अज्यूम दैट एवरी लंच इज अप टू 50 रुपीज, एवरी लंच इज अप टू 50 रुपीज, और इसकी वजह से ये 10,000 रुपीज टैक्सेबल नहीं होगा। इसकी वजह से ये 10,000 रुपीज टैक्सेबल नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग, अज्यूमिंग एवरी लंच इज अप टू 50 रुपीज, 10,000 टैक्सेबल नहीं होगा। अगर 50 के ऊपर होता तो सब कुछ टैक्सेबल हो जाता, पर इंस्टीट्यूट ने सबके केस में ये अज्यूम किया है कि लंच अमाउंट इज नॉट मोर देन 50 रुपीज पर पर्सन। ठीक है, सो ये 10,000 रुपीज भी मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ये नोट में वही लिखा है। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर, ये ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करके जाओ, पूरा सैलरी डन है। इसके ऊपर मतलब लास्ट डे पे तुम लोग कर भी नहीं सकते, पर ये 5 क्वेश्चन करके जाओ, दैट्स इट। बड़े बड़े क्वेश्चन है, बट इट इज कवरिंग एवरीथिंग हियर। ठीक है,
रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फॉर विच कंपनी पेज 60,000 पर एनम। याद है क्या? दो चीजें थी। कंपनी घर पूरा दे देता है विच इज ओन्ड बाय द कंपनी, और द घर जो देता है कंपनी वो हायर्ड बाय द कंपनी है। अगर वो हायर्ड बाय द कंपनी होगा तो जितना भी हायर चार्जेस पे हुए, जितना भी हायर चार्जेस पे हुए और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ये तुम्हारा परक्विजिट बनता है। सर सैलरी के अंदर क्या आता है? सैलरी के अंदर ए, बी, सी, डी, एम। ए मतलब टैक्सेबल अलाउंसेस, बी मतलब बेसिक सैलरी, बी मतलब बोनस, सी मतलब कमीशन, डी मतलब डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, एंड एम मतलब अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स। नाउ इधर अलाउंसेस कुछ दिख रहा है क्या? देखो, इधर कुछ भी अलाउंसेस दिख रहा है क्या? देखो, आई कैन सी वन अलाउंस ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड आई कैन सी वन अलाउंस ऑफ हॉस्टल अलाउंस। प्लीज समझना, हम लोगों को टैक्सेबल अलाउंसेस लेने हैं। मुझे क्या लेने हैं? इसमें टैक्सेबल अलाउंसेस लेने हैं। तो मेरे पास ये दो अलाउंसेस तो है, बेसिक सैलरी भी मेरे पास है, बराबर। बोनस तो अपने पास है क्या? बोनस, यस, बोनस भी है, 2 मंथ्स का बेसिक सैलरी, तो अपने पास बोनस भी है। कमीशन तो अपने पास है नहीं, एंड डियरनेस अलाउंस अपने पास है। तो ये सबका अगर मिलाया तो मुझे आंसर मिल जाएगा सैलरी का। पर हम लोग ये जब भी क्वेश्चन आता है ना ऐसा, जब भी 2 मिनट रुकेंगे और देखेंगे कि भाई आगे कुछ पॉइंट्स है क्या अलाउंसेस के। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं ना, ऐसे जस्ट रफ में करो कि मेडिकल रीइंबर्समेंट है, ठीक है, ये अलाउंस नहीं है। गिफ्ट वाउचर है, ठीक है, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप है, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स पे, ठीक है। सो बेसिकली इसमें कुछ भी आगे अलाउंसेस का बात नहीं किया है, तो इट इज यू कैन सेफली कंप्यूट दिस सैलरी। सो बेसिक सैलरी तुम्हारा था 240 to 500, तो ये बी में आ गया। टैक्सेबल अलाउंस, सॉरी डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस जो डी में आ गया, ये बी में बोनस आ गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ए में आ गया, हॉस्टल अलाउंस ए में आ गया, जो एबीसीडीएम जो था वो, करेक्ट। तो 72,750, 45,000, ये 24 ब्रैकेट, मतलब ये माइनस नहीं है, जस्ट ब्रैकेट गलती से है। 24,000 एंड हॉस्टल अलाउंस जो भी टैक्सेबल था, हॉस्टल अलाउंस जो टैक्सेबल है वो लेना, 12,000 मत लेना, जो टैक्सेबल है लेना, बिकॉज एग्जामेशन माइनस करने के बाद जो आएगा वो। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां, कहीं गड़बड़ मत करना, ठीक है। हॉस्टल अलाउंस आ गया ना, मुझे कितना आंसर मिल गया? 3,89,050, बराबर। तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया टोटल सैलरी। उसका मुझे क्या निकालना है? 10% निकालना है। तो 10% ऑफ दिस कम्स टू व्हाट? 38,905। ये मैं किससे कंपेयर करूंगा? जो कंपनी ने रेंट पे किया है, दैट इज ऑफ 60,000 रुपीज, विच एवर इज लोअर आएगा। विच एवर इज लोअर कितना आएगा? 38,905, 38,905, बराबर। ओके, तो इधर आएंगे और लिखेंगे 38,905। मस्त, वेरी गुड। Company reimbursed the medical treatment bill of 35,000 of her son who is dependent on her. Okay, fine. इसमें मेडिकल बिल जो कंपनी ने रीइंबर्स किया होगा, तो पूरा का पूरा क्या होने वाला है? नॉट टैक्सेबल होने वाला है। आई विल टेल यू वन मोर थिंग हियर। मेडिकल रीइंबर्समेंट जो होता है वो चलो नॉट टैक्सेबल है, बट अगर इधर मेडिकल अलाउंस बोला जाता, प्लीज समझो, अगर मेडिकल अलाउंस बोला जाता तो वो अदर अलाउंसेस में टैक्सेबल हो जाता, याद रखना है। अदर अलाउंस में जाता और वो मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होता, ये चीज याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो मेडिकल अलाउंस इज डिफरेंट एंड रीइंबर्समेंट इज डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट टैक्सेबल, ठीक है। गिफ्ट वाउचर ऑफ 6,000 was given on the occasion of her marriage anniversary and it is given by the company to all the above all employees above certain grade. तो 6,000 रुपीज दिया, सिंस इट इज मोर देन 5,000 रुपीज, then in that case it is entirely going to be taxable. तो इधर 6,000 क्या हो जाएगा दोस्त? टैक्सेबल हो जाएगा। एक सेकंड, मेडिकल रीइंबर्समेंट उन्होंने टैक्सेबल क्यों किया है? एक सेकंड। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
कंपनी reimburse the medical bill. ये तो पूरा कैंसिल है, तो ये गलत है। एक ही मिनट रुको सिर्फ। ट्रीटमेंट किया, हाँ, ट्रीटमेंट का उन्होंने बोला नहीं है कि ट्रीटमेंट किधर किया है, यूर राइट। सो ठीक है, चलो ट्रीटमेंट किया नहीं तो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने एंटायरली 35,000 क्या किया, उन्होंने टैक्सेबल कर दिया। ठीक है, चलो उन्होंने अजम्पशन किया है कि उन्होंने ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं किया है। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। तो ये 6,000 रुपीज भी क्या है, नीचे गिफ्ट गिफ्ट वाला टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये भी हो गया। चलो ठीक है। A facility of laptop and computer was provided to Mrs. Anjali for both official and personal use. Cost of laptop is given, computer is given. बहुत यूजलेस इंफॉर्मेशन है। लैपटॉप एंड कंप्यूटर के केस में कभी भी दिया जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द कंपनी इज 2,000 रुपीज। अगर कंपनी ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया होगा दोस्तों, सो वो पहले ऐड होगा तुम्हारा परक्विजिट के अंदर, और उसके बाद तुम लोग उसका ही क्या ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो एज प्रोफेशनल टैक्स। सो 2,000 ऐड करो, और बाद में 2,000 का तुम लोग क्या लेने वाले हो, डिडक्शन लेने वाले हो। एंड ये डिडक्शन ले सकते हो अगर तुम लोग नॉर्मल स्कीम में हो तो। अगर तुम लोग नॉर्मल स्कीम में हो तो इन दिस केस यू विल फर्स्ट ऐड 2,000 टू योर इनकम, एंड वेन एवर यू विल टेक अ डिडक्शन, डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आ ही जाएगा, बट अलॉन्ग विद दैट तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स का भी डिडक्शन दोस्तों आ जाएगा। बराबर, एवरीबॉडी। एंड हम लोग ने एक एक पॉइंट का इधर एक्सप्लेनेशन देख लिया, एंड दिस इज हाउ वी आर डन विद द सेकंड क्वेश्चन एज वेल। एकदम मस्त। अभी फटाफट देखते हैं आगे के 3 क्वेश्चंस। अभी काफी सिमिलर सिमिलर पॉइंट्स आएंगे, फटाफट देखते हैं, विल नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम। आते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स फॉर AY 25-26 assuming he exercises the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BSC। ठीक है, मिस्टर एक्स इज अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ रमा एंड कंपनी इन गुड़गांव। ठीक है, ये एक रेगुलर एम्प्लॉय है। ओके, ही वॉज अपॉइंटेड he was appointed on 1/1/2024 in the scale of 20,000, 1,000, 30,000। ये कभी अपॉइंट हुआ, सब लोग इधर फोकस करेंगे। कभी अपॉइंट हुआ है, 1/1/24 को अपॉइंट हुआ है इन द स्केल ऑफ 21 and 30। ओके, अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है 24-25। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर 1/1/24 को वो अपॉइंट किया होगा, कैन आई से 24-25 मतलब 9 months of 24 आएगा, विच इज गोइंग टू बी 20,000 इंटू 9, एंड कितना बढ़ गया, 1,000 से बढ़ गया, तो 21,000 इंटू 3, 21,000 इंटू 3। सो 20,000 इंटू 9 एंड 21,000 इंटू 3, ये आ जाएगा। तो ये मेरा बेसिक सैलरी बन गया। नीचे आ जाओ और बेसिक सैलरी लिख दो। देखो 20,000 इंटू 9 एंड 21,000 इंटू 3 कम्स टू 2,43,000। चलो बढ़ते आगे। He paid 10% dearness allowance and bonus equivalent to 1 month pay based on salary of March every year। सेम चीज, 10% dearness allowance आएगा, मतलब dearness allowance 2,43 का 10% आएगा, एंड जो बोनस है वो मार्च मंथ का सैलरी था, वो बोनस बन गया। मार्च मंथ में कितना सैलरी था, 21,000 था, बराबर ना, वो 3 महीने के लिए 21,000 था, तो ये 21,000 हो गया। एक नंबर, एक नंबर भाई। ओके, he contributes 15% of his pay and dearness allowance towards his recognized provident fund। वापस, he contributes 15% of his pay and dearness allowance towards his recognized provident fund। उसने खुद ने contribute किया, वो सैलरी थोड़ी है, वो तो मेरा डिडक्शन आ गया। and the company contributes the same amount, and the company contributes the same amount, मतलब कंपनी ने मेरे लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, 15% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, बराबर। एंड डियरनेस अलाउंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। 15% उसने किया, मुझे कितना मिला मेरे लिए, 15% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। मेरा एग्जाम्शन कितना है,
12% ऑफ बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस एंड टर्नओवर कमीशन। बट टर्नओवर कमीशन तो है नहीं, बाकी तो दोनों कॉमन है ना। 15% का भी बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स है, 12% ऑफ बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स है। सो एक काम करो, सीधा मैं नेट 3% पे कर लेता हूं। सो 3% ऑफ 243 एंड 24,300 एवरीबडी, उसका 3%। आई विल गेट द आंसर एज 8048,019। आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। बराबर, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज he is provided free housing facility which has been taken on rent by the company at 10,000 rupees per month. Now 10,000 rupees per month के हिसाब से क्या है? मतलब सेम अमाउंट आएगा, सेम आएगा ना। 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड विच एवर इज लोअर। नाउ 10% ऑफ सैलरी में क्या क्या आएगा? ए, बी, सी, डी, एम। ए मतलब टैक्सेबल अलाउंसेस। कैन यू सी एनी अलाउंसेस इन दिस? कैन यू सी एनी अलाउंसेस इन दिस? ऊपर तो कुछ अलाउंस था नहीं, ये भी बोनस था। बाद में डियरनेस अलाउंस का बात किया। बाद में नीचे तो ये हाउसिंग फैसिलिटी, लैपटॉप है, मेडिकल रीइंबर्समेंट है, मंथली सैलरी है, गिफ्ट वाउचर है, कन्वेयंस अलाउंस है। 1,000 रुपीज पर मंथ इज गिवन बाय द कंपनी टुवर्ड्स एक्चुअल रीइंबर्समेंट ऑफ कन्वेयंस स्पेंट ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। अगर तुम लोगों को कन्वेयंस अलाउंस याद होगा, तो वो अलाउंस पे डिडक्शन मुझे मिलता है, एग्जाम्पशन मिलता है बेसिस द अमाउंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट स्पेंट। सो भले 1,000 रुपीज का अलाउंस मिला, मैं जितना भी स्पेंड स्पेंड करूंगा उतना मुझे क्या मिल जाएगा? उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सो इसके वजह से उन्होंने क्या बोला? 1,000 रुपीज मिला बट एक्चुअल रीइंबर्समेंट उसका हुआ, मतलब बेसिकली उसने स्पेंड भी किया हुआ था। सो 1,000 मिला और 1,000 का एग्जाम्पशन भी मिल गया। तो इसके वजह से मेरा टैक्सेबल अलाउंस कितना बन गया? नील बन गया। अंडरस्टैंडिंग? okay, he's provided personal accident policy is fine, and the last point very important, he is getting telephone allowance. आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाई आई से दैट रेंट फ्री अकोमोडेशन जब भी कंप्यूट करोगे तभी हमें हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़ना, बिकॉज टैक्सेबल अलाउंस लास्ट पॉइंट में भी हो सकता है। और इसमें ऐसा ही था, पॉइंट पूछा है स्टार्ट में, टैक्सेबल अलाउंस का इंफॉर्मेशन लास्ट में दिया है। तो ये पूरा का पूरा मेडिकल अलाउंस क्या हो जाएगा दोस्तों? टैक्सेबल हो जाएगा। सो मेरे टैक्सेबल अलाउंसेस में 500 into 12 आएगा, दैट इज 6,000 रुपीज। बाद में तो कुछ है नहीं इसमें। देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन में सबसे पहले बेसिक सैलरी तो आएगा, ठीक है। डियरनेस अलाउंस आएगा, ठीक है, अज्यूमिंग दैट इट इज इंक्लूडेड, ठीक है। बोनस आएगा 21,000 एंड टेलीफोन अलाउंस भी आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 6,000 रुपीज। ये अगर मैंने टोटल किया, मुझे आंसर मिलता है 2,94,300। इस पे आएगा 10%, ये बनेगा 29,430 बनेगा। 29,430 29,430 बनेगा, बराबर। तो ये 29,430, और उसने कितना पे किया? उसने रेंट कितना पे किया था बता? 10,000 रुपीज पर मंथ किया था। सो 1,20,000। सो 1,20,000 और 29,430 विच एवर इज लोअर कम्स टू 29,430। ये मैं अमेंडेड पीडीएफ दे दूंगा। 29,430 यही मेरा बन जाएगा परक्विजिट, और ये भी इधर बन जाएगा 29,430। बराबर 30 का डिफरेंस आएगा वैसे। सो ये मेरा इधर बन गया, बराबर, ठीक है। अभी इधर देखो सब लोग, पॉइंट नंबर 1 पे आओ। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप कॉस्टिंग 50,000, इज इट गोइंग टू बी टैक्सेबल? नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल, तो नो टैक्स। कंपनी reimburse the medical treatment bill of his brother 25,000 who is dependent on him. Now we understand that institute usually consider this as taxable because assume करते हैं कि गवर्नमेंट में नहीं किया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसकी वजह से पूरा 25,000 इधर क्या होना चाहिए? टैक्सेबल होना चाहिए। उन्होंने टैक्सेबल कर दिया है, बराबर। मैं अलग पेन यूज करता हूं, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे आओ। मंथली सैलरी ऑफ 1,000 रुपीज ऑफ अ हाउस कीपर इज रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी। क्या लगता है? हाउस कीपर रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी, पूरा का पूरा 1,000 रुपीज पर मंथ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। सो 12,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल, बिकॉज कुछ एग्जामेशन का बात ही नहीं है उस पर, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट वाउचर ऑफ 10,000 ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। एम्प्लॉयर से जो गिफ्ट मिलता है वो 5,000 के ऊपर होगा, इंटायरली इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो पूरा का पूरा 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा, बराबर।
उसके बाद कन्वेयंस अलाउंस का बात किया मैंने, सो 12,000 रुपीज लेस एग्जाम्शन 12,000 रुपीज, सो टोटल टैक्सेबल कन्वेयंस कितना बन गया, कन्वेयंस अलाउंस नील। He is provided personal accident policy for which premium of 5,000 rupees is paid by the company. This is not taxable. This is not taxable. बराबर है? सो ये तुम्हारा आंसर है कि ये टैक्सेबल नहीं होगा। एंड टेलीफोन अलाउंस 500 पर मंथ मतलब 6,000 रुपीज भी टैक्सेबल हो जाए। तो देखो सब हुआ है कि नहीं? यस। तो इसमें 30 बढ़ जाएंगे सिर्फ, मतलब ये 49 बन जाएगा, ये 49 बन जाएगा, बराबर। एंड इसमें से जब भी माइनस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी, बाकी सेम रहेगा ये 40। सर 75 माइनस क्यों नहीं किया? बिकॉज ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं है, मतलब नॉर्मल स्कीम में है, इसकी वजह से। सो 328 479 4 सॉरी 749 में से 50,000 माइनस, सो 478 749 में से 50,000 माइनस करेंगे, आई विल गेट द आंसर एज 328 749। इज एवरीबडी विथ मी टिल हियर? कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट, इज एवरीबडी विथ मी टिल हियर? आई वांट एवरीबडीज आंसर प्लीज। चलो अभी आगे के 20 मिनट मेरे साथ रहना, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 फटाफट खत्म कर देते। मिस्टर हनी, शाबाश शाबाश शाबाश, आई एम हैप्पी एंड एवरीबडी इज आंसरिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिस्टर हनी इज वर्किंग विथ अ डोमेस्टिक कंपनी हैविंग अ प्रोडक्शन यूनिट इन द यूएसए फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। ठीक है। ही हैज बीन रेगुलरली विजिटिंग इंडिया फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। ठीक है। ही हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 184 डेज, मतलब वो आज भी रेसिडेंट ही है और लास्ट के 15 ईयर भी वो रेसिडेंट ही था, मतलब मैं बोल सकता हूँ, कैन आई से, कैन यू प्लीज टेल मी, कैन आई से, मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा आरओआर बन जाएगा? पूरा का पूरा आरओआर बन जाएगा भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सो ये मेरा आरओआर तो बन गया, चलो ठीक है, ये मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया, बिकॉज एवरी ईयर ही इज अ रेजिडेंट ना। तुम लोग देखो ना, एडिशनल कंडीशन भी लगा के देखो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। Okay. Now he is saying that salary received outside India for 6 months is 50,000 per month, and salary received in India for 6 months is 50,000 per month. मतलब उसको सैलरी दोनों जगह पे मिला। कहना ऐसे आरओआर के लिए इंडिया का भी सैलरी टैक्सेबल होगा एंड आउटसाइड इंडिया का भी सैलरी टैक्सेबल होगा। सो 50,000 इंटू 6 प्लस 50,000 इंटू 6। ठीक है, तो इधर आ जाओ, देखो 50,000 into 6 plus 50,000 into 6, I can say that he is earning 6 lakh rupees in 1 year. ठीक है, ये हो गया। बढ़ते आगे। He has been given rent free accommodation in USA for which company pays 15,000 per month as rent, but when he comes to India he stays in the guest house of the company। एक मिनट, उसने क्या बोला कि रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है फॉर विच कंपनी पेज 15,000 पर मंथ। कैन आई से अगेन, हियर इट विल बी 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एक्चुअल रेंट पेड बाय द कंपनी विच एवर इज लोअर इज गोइंग टू बी टैक्सेबल पर क्वेश्चन। ठीक है, वापस पढ़ता हूं मैं। ही हैज बीन गिवन रेंट फ्री अकोमोडेशन इन द यूएसए फॉर विच कंपनी पेज 15,000 पर मंथ एज रेंट, बट व्हेन ही कम्स टू इंडिया ही स्टेज इन द गेस्ट हाउस ऑफ द कंपनी। ठीक है। नाउ इसका हम लोग कैसे कंप्यूटेशन करेंगे वो सब अभी नीचे देखते हैं। देखो, इसका जब भी कंप्यूटेशन किया जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन का, यानी से रेंट फ्री अकोमोडेशन का कंप्यूटेशन विल बी, जो भी तुम्हारा बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस जो भी कुछ है, हम लोग सब कुछ ऐड करेंगे। आई कैन क्लियरली सी दैट आई डोंट हैव एनी बोनस एंड एवरीथिंग, आई हैव ओनली बेसिक पे ऑफ 6 लाख रुपीज, बराबर है। और मुझे सिर्फ अलाउंसेस के देखना है कि भाई अलाउंसेस क्या है, पर अभी वो हम लोग कंप्यूट नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग ने अभी तक आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। ओके, देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड वो छोड़ के बाकी सब करते हैं पहले। ठीक है। ही इज गिवन फ्री लंच फैसिलिटी। क्या अजम्पशन करते हैं हम लोग? 50 रुपीज के नीचे ही होगा, इसके वजह से एवरीथिंग इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जाम फ्रॉम टैक्स।
ठीक है, we'll write a working note. During the previous year, company incurred an expenditure of 48,000 on this facility. मतलब entire 48,000 is not going to be taxable. Assuming that per person lunch facility is given at 50, less than 50 rupees or up to 50 rupees. ठीक है, easy है. Okay, ये assumption institute लेता है. He has been provided a car of 2000 cc capacity in USA. USA में कार दी which is 2000 cc capacity which is used by him for office and private purposes. चलो, the actual cost of the car is 8 lakh rupees, no problem. But when he is in India, the car is used by him and the members of his family only for personal purpose. मतलब उसने क्या किया, वो इंडिया में जब भी आएगा तभी वो गाड़ी पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है सिर्फ. ठीक है. So basically, I will have to have two computations. Everyone, I will have to have two computations. Number one computation will be for office and personal purpose ka, and this will be for 6 months. And I will have to have one computation of only personal purpose, and this is also going to be for 6 months. Everybody, यूएसए के केस में, यूएसए में जब भी होता है तभी ऑफिस एंड पर्सनल के लिए होता है, एंड अगर इंडिया में जब भी होता है तभी पूरा का पूरा पर्सनल के लिए यूज होता है. बराबर, ठीक है. अभी द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कार इज गिवन एज 5,000. हिज एल्डर सन इज, ठीक है, ये ठीक है. तो हम लोग पहले कार का बात करते हैं, 5,000 रुपीज का. मुझे बताओ, इधर उन्होंने मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ कार किसने स्पेंड किया है, ये किसी ने कभी बोला ही नहीं. मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कार किसने स्पेंड किया है वो कुछ बोला ही नहीं है. तो इधर तुम लोग कुछ भी अजम्पशन डाल सकते हो, कि तुम लोग ये अजम्पशन बोल सकते हो कि नहीं बाबा, गाड़ी के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी दे दिया एम्प्लॉयर ने, जो ऑफिस एंड पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है. गाड़ी के साथ साथ तुम लोग ने उसके एक्सपेंडिचर भी दे दिया, राइट. इन दिस केस हमारा कंप्यूटेशन कैसे होगा, सब लोग इधर देखो. गाड़ी का कंप्यूटेशन कैसे होगा, सब लोग इधर देखो. मोटर कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर विच इज गोइंग टू बी 14,400 एंड 70,000. ये क्या आएगा, ये क्या है भाई, 14,400 प्लस 70,000. कैन समवन ट्राई दिस. देखो, सबसे पहले ये सब लोग इधर देखो. इधर हम लोग सबसे पहले अजम्पशन लेते हैं कि जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस वो एम्प्लॉयर ने ही किए हैं. अगर वो एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने ही किए हैं, कैन आई से द वैल्यू विल बी 2,400 पर मंथ. गाड़ी भी एम्प्लॉयर का एंड एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर के, एंड 2,000 क्यूबिक कैपेसिटी है. सो कैन आई से उसमें होता है 2,400 पर मंथ, बट वो यूएस में सिर्फ 6 मंथ यूज करता है. इसके वजह से 2,400 इंटू 6 करूंगा, सो आई विल गेट द आंसर एज 14,400. वेरी गुड एवरीबडी, वेरी हैप्पी. सो 14,400 उसके यूएसए का वैल्यू आ गया, बराबर. तो ये 14,400 आ गया. अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई जब भी पर्सनल पर्पस के लिए वो जब यूज करता है तभी का क्या सीन है. जब भी वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है तभी जो रनिंग एंड मेंटेनेंस उसका खर्चा है, वो रनिंग एंड मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर ही दे रहा है, ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं हम लोग. सो कहने से पूरा का पूरा रनिंग एंड मेंटेनेंस जो है वो एम्प्लॉयर का होता है. इसके लिए 5,000 इंटू 6 जो आएगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. बिकॉज जब भी पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं ना, और पर्सनल पर्पस के केस में पूरा जो भी मेरे लिए खर्चा हुआ है वो सब कुछ ऐड किया जाता है मेरे परक्विजिट, बराबर. तो ये पूरा का पूरा रनिंग एंड मेंटेनेंस आ जाएगा, और जो मेरा गाड़ी का कॉस्ट है उसका 10% मैं कंसिडर करूंगा एज माई परक्विजिट. नाउ व्हाट इज गाड़ी का कॉस्ट, व्हाट इज गाड़ी का कॉस्ट. 8 लाख रुपीस इस गाड़ी का कॉस्ट. ये इंडिया के गाड़ी का कॉस्ट 8 लाख रुपीस, और ये 5,000 रुपीस भी इंडिया के मंथली मेंटेनेंसेस है. सो 8 लाख रुपीस इंटू 10% मैं करूंगा. 8 लाख रुपीस इंटू 10%, पर मुझे सिर्फ 6 मंथ्स में यूज कर रहा हूं, इसके लिए 8 लैक्स इंटू 10% इंटू 6/12 करूंगा. आई विल गेट द आंसर एज 40,000. यस, अजम्पशंस अगर अलग अलग होंगे तो अलग अलग लिख सकते हैं. ये इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में भी डाल दिया था और मैंने भी ये आंसर में लिख दिया वो चीज. ठीक है, तो ये 70,000 इधर आ गया और ये 14,400 इधर आ गया. सो ये जब ये ऐड करूंगा आई विल गेट द आंसर एज 84,400. इसमें अलग पॉइंट क्या था, गाड़ी का पॉइंट तो था ही, बट इसमें ऐसा था कि भाई आउटसाइड इंडिया 6 महीना और इंडिया के अंदर 6 महीना. तो ये कभी यूजुअली हम लोग कंप्यूटेशन देखते नहीं है, एक मॉड्यूल में भी ऐसा कौन सा क्वेश्चन कवर किया नहीं है. तो आई थॉट दैट दिस क्वेश्चन विल बी गुड
फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई अगर पार्टली होगा तो क्या करना है, राइट? तो पार्टली होगा तो ये करना है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। सो क्या होता है ना, लिमिटेड क्वेश्चन करके यू कैन कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दीज क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट, हिज एल्डर सन इज स्टडिंग इन इंडिया फॉर विच एम्प्लॉयर स्पेंड्स 12,000 रुपीज पर ईयर, वेयर हैज his younger son is studying in the USA and stays in a hostel for which Mr. Honey gets 3,000 per month as combined allowance. ना बात को समझो, इंडिया के अंदर जो रह रहा है, इंडिया के अंदर जो रह रहा है, जो एजुकेशन के लिए स्पेंड हो रहा है, दैट इज ओके, दैट उसका तुझे एग्जामेशन भी मिल जाएगा। बट जो आउटसाइड इंडिया जो यंगर सन गया है पढ़ाई करने के लिए, तो उसका एजुकेशन का भी अलाउंस नहीं मिलेगा और हॉस्टल का भी अलाउंस नहीं मिलेगा। इंडिया के अंदर के अलाउंसेस तुझे मिल जाएंगे, मतलब उसका एग्जामेशन मिल जाएगा। और जो आउटसाइड इंडिया था यूएसए में, वो एजुकेशन का भी एग्जामेशन नहीं मिलेगा और हॉस्टल का भी एग्जामेशन नहीं मिलेगा। सो अपने इसमें किधर लिखा है क्या ये, एक सेकंड। हाँ, एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ एल्डर सन इन इंडिया इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, इट इज फुल्ली एंड फुल्ली व्हाट, टैक्सेबल। एक सेकंड, मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार, ये इधर रेंट रिसीव्ड एम्प्लॉयर, हाँ इधर देखो। सो द पॉइंट इज एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस जो है, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर, वो कितना था, 3,000 रुपीज इंटू 12, विच विल कम एज 36,000, बराबर। सो नो एग्जामेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अलाउंसेज रिसीव्ड फॉर एनी एजुकेशन और हॉस्टल फैसिलिटी ऑफ चिल्ड्रन आउटसाइड इंडिया। तो इधर कुछ भी एग्जामेशन नहीं मिलेगा। सो टोटल कितना बन जाएगा, 36,000 मेरा टैक्सेबल बन जाएगा एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंसेस के केस में, 3,000 इंटू 12 करके, ठीक है। उसके बाद combined allowances this, the company has taken an accident insurance policy and a life insurance policy। जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, जिसका कंपनी पेड अ प्रीमियम ऑफ 5,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। कैन समवन टेल मी इन द चैट कि क्या होगा इसका आंसर, ये 5,000 एंड 10,000 का? कैन समवन टेल मी इन द चैट ये 5,000 एंड 10,000 का क्या होगा? पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा क्या? पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा क्या? बताओ। देखो, इसमें कभी भी याद रखना, मेडिकल फैसिलिटी में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बोला है। मेडिकल फैसिलिटी में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बात नहीं किया, ये चीज याद रखना। उन्होंने सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात की है। तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस जो होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। बट जो लाइफ इंश्योरेंस है, वो लाइफ इंश्योरेंस क्या होने वाला है, वो लाइफ इंश्योरेंस होने वाला है टैक्सेबल। सो इसके वजह से हेल्थ इंश्योरेंस एग्जाम्प्ट होगा, बट लाइफ इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें ये जो 10,000 रुपीज है, कंपनी पेड दिस, हाँ, ये 10,000 रुपीज टैक्सेबल होगा। और ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जो है 5,000 रुपीज का, ये टैक्सेबल नहीं होगा। एवरीवन, ओके, ठीक है। हाँ, सो अभी ये 12,000 रुपीज का ना, गवर्नमेंट ने, इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली इसका एग्जामेशन नहीं दिया। तो बेसिकली देखो, एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ एल्डर सन इन इंडिया इज मेट बाय द एम्प्लॉयर। अगर एजुकेशन, अगर एम्प्लॉयर ने दिया होगा, किसका, बेटे का,
तो वो पूरा का पूरा टैक्स सी उन्होंने क्यों बोला ये फुल्ली टैक्सेबल? ये एजुकेशन अलाउंसेस का बात नहीं किया है। प्लीज समझो, इट इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट एन अलाउंस। ऊपर उन्होंने जो बोला है वो हॉस्टल अलाउंस बोला है और एजुकेशन अलाउंस बोला है जो आउटसाइड इंडिया किया है। तो इसलिए हम लोग अलाउंसेस में गए। तो इसीलिए जो टैक्सेबल अलाउंसेस है वो टैक्सेबल अलाउंस 36,000 आ गया। बराबर। तो इधर भी अलाउंसेस का बात होता है, वो अलाउंस ऊपर आएगा। अभी नीचे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बेटे के लिए खर्चा किया। हैव दे एवर मेंशन्ड अबाउट अलाउंस? नो। एंड दैट्स व्हाई याद है कि तुम लोगों को एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ कंडीशन डाला है कि अगर एजुकेशन अगर एम्प्लॉयर के ही इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए एंड एवरीथिंग। तो ये जब भी होता है ना तब ये कंडीशंस लगते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने अज्यूम किया कि वो कंडीशंस मेट नहीं हो रहे। दैट्स व्हाई एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल। तो ये जो है वो 12,000 रुपीज क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा। प्लीज समझो, ये जो एजुकेशन है वो एल्डर सन का जो इंडिया में किया है, वो खुद के इंस्टीट्यूशन में नहीं हुआ है बिकॉज दे हैव नॉट गिवन दिस इन्फॉर्मेशन। राइट, तो इन्होंने अज्यूम किया। सी यू कैन अज्यूम एनीथिंग, यू कैन से दैट द कंडीशंस आर गेटिंग मेट और यू कैन अज्यूम दैट कंडीशंस आर नॉट गेटिंग मेट। वॉट एवर अजम्पशन यू विल राइट, यू विल गेट द मार्क्स, बट यू हैव टू राइट द अजम्पशन। उन्होंने अज्यूम क्या किया कि वो कंडीशंस मीट नहीं हो रहे, इसके वजह से एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। बराबर है। परफेक्ट, नाइस। तो इसके लिए 12,000 रुपीज पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाए। अगर ये एजुकेशन अलाउंस होता तो 100 रुपीज पर मंथ वाला डिडक्शन एग्जाम्पशन मिल जाता उसको। समझ रहे हैं क्या? उसके बाद ये तो हो गया। अभी एक ही चीज बाकी है जो ऊपर हम लोग ने नहीं की थी, दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला। रेंट फ्री अकोमोडेशन में 10% एंड रेंट विच एवर इज लोअर। अभी हम लोगों को रेंट के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है क्या, देखो। बेसिक सैलरी दिया है, डियरनेस अलाउंस तो है ही नहीं। अलाउंसेस हम लोगों को चाहिए वो है, बाकी कुछ भी अपने रेलेवेंट में नहीं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं। बराबर है। तो ABCDM के अंदर ABCD एंड M टैक्सेबल अलाउंसेस, सॉरी एक सेकंड, टैक्सेबल अलाउंसेस ऑलरेडी है विच इज गोइंग टू बी 36,000। बेसिक सैलरी ऑलरेडी है विच इज गोइंग टू बी 6 lakhs। कमीशन नहीं है, बोनस भी नहीं है, डी डियरनेस अलाउंस भी नहीं है एंड अदर मॉनिटरी परक्विजिट भी नहीं है। सो कैन आई से 6,36,000 है टोटल। आ जाओ इधर। 6,36,000 उसका 10% कम्स टू 63,600। बराबर है। और रेंट कितना पे किया है देखो दोस्तों इसमें। रेंट कितना पे किया, 15,000 रुपीज पर मंथ एज रेंट, और पूरे साल के लिए था। सो 15,000 इंटू 12 आई विल गेट द आंसर एज 1,80,000, विच एवर इज लोअर कम्स टू 63,600। एकदम मस्का। बराबर। ओके, तो ये भी 84,400 आ गया मेडिकल का। ये 12,000 रुपीज, आई होप तुम लोगों को समझा है, दिस इज नॉट एन अलाउंस, दिस इज एन एक्सपेंडिचर। ओके, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, एजुकेशन का एक्सपेंडिचर तुम लोग बुक में जाके देखो, एक स्पेसिफिक पॉइंट है एजुकेशन एक्सपेंडिचर पे। राइट। ओके। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर ने दिया होगा वो कभी एग्जाम नहीं होता है। बट जो मेडिकल के केस में जो मेडिकल इंश्योरेंस है या फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो हमेशा क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने 10,000 टैक्सेबल। काफी अच्छे क्वेश्चन है सीखने जैसे। ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। और उन्होंने कुछ लिखा है क्या, कौन से मतलब 115 BSc है नहीं है। अज्यूम दैट इट डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 BSc। तो यार उन्होंने डिडक्शन लेना चाहिए था 50 का, क्यों नहीं लिया। लेना चाहिए, 50 का डिडक्शन लेना चाहिए। तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 8,35,008। 8,35,800। आई विल सेंड यू द अमेंडेड PDF। ठीक है, अगर ये टोटल में कुछ गलती होगा, 6 lakhs प्लस 36,000 प्लस 63,600। ठीक है, मतलब ये हम लोग ने जो भी कंप्यूट किया इसका जो भी टोटल लगा उसमें से 50,000 माइनस करना। बराबर। इन केस देयर इज एनी टोटलिंग एरर जस्ट एक बार देख लेना। मैं भी एक बार देखता हूँ लेक्चर के बाद और मैं अमेंडेड PDF दे देता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट कॉन्सेप्ट समझाना सब लोगों को, वो एक प्रॉब्लम। अच्छा, बस सब याद है ना, वेरी गुड, अच्छी बात है।
Okay, gross salary is, people are saying gross salary is not this, gross salary is 8 lakhs 6,000 रुपए. ओके, 8 लाख 6,000 में से अगर मैंने 50,000 माइनस किया, ये भी बताओ कितना आएगा? 7 लाख 56,000. ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 50,000 माइनस. ठीक है, एक नंबर सर. अभी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 5. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राजा. ए राजा रे राजा, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, वो याद रखना, ये पूछा है उन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की बात. ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, लिखो, देखो एक बार. ही रिटायर्ड ऑन 31/12/2024 एट द एज ऑफ 60. उसने वो रिटायर हो गया भाई आफ्टर पुटिंग 25 years and 9 months of service फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी एट दिल्ली. कभी भी रिटायरमेंट की बात होती है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ग्रेचुइटी का क्वेश्चन आ जाए या फिर लीव एनकैशमेंट का क्वेश्चन आ जाए. देखो आगे. ही वॉज पेड अ सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ एंड हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 6,000 पर मंथ. He paid a rent of 6,500 per month during his tenure of service. कहने से बेसिक सैलरी लिख सकता हूं पहले 25,000 पर मंथ, जाओ इधर और 2,25,000 इधर लिख दिया बेसिक सैलरी. बराबर. उसके बाद लिखेंगे हम लोग हाउस रेंट अलाउंस. सर एचआरए का क्या होगा? हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा भाई, बिकॉज इसमें सर एग्जाम्पशन मिलता है ना, कुछ तो नहीं मिलेगा अंडर 115 बीएससी. और 115 बीसी में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, यू मस्ट बी हैविंग अ लिस्ट. जो भी तुम लोग प्रोफेसर से पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ा होगा तो 115 बीएससी के पॉइंट में जाके देखो, एक लिस्ट मिलेगा. अगर मेरे से नहीं पढ़े हो तो तुम लोग जो भी प्रोफेसर से पढ़ो उसके बुक में जाके 115 बीएससी का लिस्ट देखना. इस पे तुझे बिल्कुल भी कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. ठीक, तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया टोटल. ऑन रिटायरमेंट ही वॉज पेड अ ग्रेचुइटी ऑफ 3,50,000 and he was covered by the payment of gratuity Act 1972. He had not received any other gratuity at any point of time earlier other than his gratuity. इसका मतलब ग्रेचुइटी जब मिलता है तभी बेसिक पॉइंट याद है क्या? सैलरी स्टार्ट किया था, नन्हे नन्हे बच्चे होते तभी ग्रेचुइटी सीखते, तभी मजा आता है हम लोगों को. तो ग्रेचुइटी में दो पार्ट्स थे, याद है क्या? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट था और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ग्रेचुइटी, फुल्ली एग्जेम्प्ट. बट अगर नॉन गवर्नमेंट को ग्रेचुइटी मिलता है तो दो पार्ट्स होते हैं. नंबर 1, कवर्ड अंडर पोगा, नॉट कवर्ड अंडर पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी. सो इफ इज कवर्ड अंडर पोगा देयर वर 3 पॉइंट्स ऑफ एग्जाम्पशंस. नंबर 1 क्या था? फटाफट. नंबर 1 क्या था? फटाफट. ऐसा कुछ था क्या? 3 लाख रुपए ऐसे कुछ था क्या? या 20 लाख रुपए ऐसे कुछ था क्या? अरे भाई पोगा नॉन पोगा रे, 3 पॉइंट्स थे ना उसमें. ट्राई कर तो रे. ये हो गया था 20 लाख रुपीस एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड और 15 days ऑफ सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. सो 20 lakhs था, बराबर है. उसके बाद एक्चुअल ग्रेचुइटी कितना मिला था? 3,50,000 मिला था. थर्ड क्या था? 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. 15/26 लिख दिया, बराबर. सैलरी पर मंथ, सैलरी पर मंथ क्या था? लेटेस्ट बेसिक सैलरी एंड लेटेस्ट डियरनेस अलाउंस, बोथ इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स. ऊपर जाओ देखो एक बार. लेटेस्ट बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक सैलरी का ही इंफॉर्मेशन है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस. सो लेटेस्ट बेसिक सैलरी कौन सा है उसका? 25,000. सो यही तो बन गया सैलरी, इधर एवरेज निकालना ही नहीं है. सो 15/26 इंटू लेटेस्ट बेसिक सैलरी इज 25,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, वो कितना हुआ है देखो? 25 years 9 months. कहने से वेन एवर पोगा के अंदर 25 years 9 months है, मतलब कहने से मैं अपर राउंड ऑफ कर दूंगा इसमें, नॉर्मल राउंड ऑफ के केस में, राइट? So I will have 26 years. I will have 26 years. I hope everybody is understanding. I hope everybody is understanding. I'm getting this answer as 3,75,000. So मेरा exemption कितना होगा दोस्त? 350 का actual, 375 का वो 15/26 वाला, and notified limit is 20 lakhs. Whichever is lower क्या है? Whichever is lower is 3,50,000 is the amount of exemption. Gratuity मिला कितना? 350. Exemption कितना? 350. Taxable कितना होगा gratuity? अंडा, 0. 0. Understanding?
समझा कि नहीं रे बावा? ये ग्रेचुइटी आ गई। ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पे आओ। ही हैड अक्यूमुलेटेड लीव ऑफ 15 days per annum during the period of his service. This was encashed by him at the time of his retirement. मतलब उसने 15 दिन का लीव लिया था टोटल per annum during the period of his service. It was encashed by him at the time of retirement. मतलब लीव encashment की बात है। A sum of 3,15,000 was received by him in this regard. Very good. And employer allowed 30 days leaves per annum. चार चीजें थी जब भी रिटायरमेंट के टाइम पे लीव एनकैशमेंट रिसीव होता है। सबसे पहली बात, 25 lakhs was the notified amount. देखो एक बार क्या क्या होता है। 25 lakhs लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड विच इज 3,15,000। उसके बाद था उसके बाद था लीव क्रेडिट इनटू सैलरी पर मंथ। एंड फोर्थ था 10 months इनटू सैलरी पर मंथ। तो ये थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बोला है, 10 months इनटू सैलरी पर मंथ। व्हाट इज सैलरी पर मंथ? एवरेज ऑफ डियरनेस। बीडी मारने को बोलेंगे टेक केयर। बीडी मारने वाले को बोलेंगे बोलेंगे क्या? टेक केयर। मतलब बीडी टेक केयर मतलब बी इज बेसिक, डी इज डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, एंड टीसी इज टर्नओवर कमीशन। इसमें से डियरनेस अलाउंस नहीं है एंड टर्नओवर कमीशन भी नहीं है। आई हैव ओनली वन, दैट इज बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में देर इज नो इंक्रीमेंट और एनीथिंग। तो जो भी मेरा बेसिक सैलरी होने वाला है विच इज वॉट 25,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग एवरीवन, वही मेरा लास्ट 10 months का सेम ही है। सो 25,000 इंटू 10 अपॉन 10, I will get the answer as 25,000. So average salary per month is going to be 25,000 and that too into 10 months. So it will come as 2,50,000. I hope everybody is with me. I hope everybody is with me. So 25 lakhs plus 315 plus 2,50,000. उसके बाद और एक चीज आती है दैट इज 10 months इंटू सॉरी एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू लीव क्रेडिट। लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे देखो ना। टोटल उसके पास कितना सैलरी कितना लीव्स थे, 30 days ऑफ लीव्स थे इंटू एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सो 30 days इंटू कितने ईयर्स कंप्लीट हुए थे? 25 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। सो 30 इंटू 25 ईयर्स मतलब कैन आई से 750 डेज का लीव्स था उसके पास। 750 डेज का लीव्स था उसके पास। कैसे किया हम लोग ने? 30 दिन था इंटू 25 ईयर्स, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लेस करेंगे उसने कितना लीव लिया? 25 लीव्स लिए, सॉरी 15 लीव्स लिए, 15। सो 15 इंटू 25 वो कितना होता है भाई? 15 इंटू 25 कितना आता है भाई? 375। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग 375। तो अगर मैंने माइनस 375 किया तो आई विल गेट द आंसर एज 375, राइट? तो ये 375 डेज का मेरे पास क्रेडिट है। मैंने वो उधर जाके कुर्सी गर्म किया है 375 डेज के लिए। जो मैंने 750 डेज का छुट्टी लेना चाहिए था मैंने सिर्फ 375 के लिया है। तो इसका मुझे इनकैशमेंट करना है और ये मेरा क्रेडिट है। और ये तो दिन में है, इसके वजह से मुझे अब मंथ में करने के लिए अपॉन 30 करना है। सो दैट मेरा आंसर कुछ 12.5 आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा? 12.5 आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी माई लीव क्रेडिट। लीव क्रेडिट ये आ गया इंटू कितना था एवरीवन? इंटू सैलरी, एवरेज सैलरी पर मंथ विच इज गोइंग टू बी 25,000। अभी बताओ इसका आंसर कितना आएगा? अभी बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 12.5 इंटू 25,000 comes to what? 3,12,500. I hope you are getting this point. I hope you are getting this point of 3,15,500. 3,12,500. देखो 3,12,500 विच एवर इज लोअर का एग्जाम्पशन है। देखो ना क्या है, 25 lakhs, 315, 250 and 3,12,500. Whichever is lower is clearly the winner is this. मुझे पैसा कितना मिला? 3,15,000, सॉरी 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 सॉरी, ये 250 आएगा ना। वेरी सॉरी वेरी सॉरी, माय बैड माय, ये 250 विनर है। सो मुझे पैसा कितना मिला? मुझे पैसा मिला 3,15,000 का लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड, और विच एवर इज लोअर का एग्जाम्पशन मतलब 250। मतलब मेरा टैक्सेबल कितना बन गया? 65। मेरा टैक्सेबल कितना बन गया? 65। एकदम मस्त, सब कुछ रिवाइज हो रहा है अच्छे से। ओके, ही इज रिसीविंग 5,000 एज पेंशन
ऑन 1/2/25 ओके, एक सेकंड, पेंशन उसको कब से मिला होगा? वो रिटायर कभी हुआ? 31/12 को रिटायर हुआ, तो 31/12 के बाद उसको पेंशन मिलना चालू, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ही वाज रिसीविंग 5000 एज पेंशन ऑन 1/2/25, मतलब रिटायर होने के बाद एक महीना उसको 5000 रुपीज मिला, एंड ऑन 1/2/25 ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव्ड 3 lakhs एज कम्यूटेड पेंशन। ओके, कैन समवन टेल मी मेरा अनकम्यूटेड पेंशन कितना होगा? अनकम्यूटेड पेंशन कितना होगा? जैन, फेब एंड मार्च, इधर मुझे 5000 मिला, मुझे इधर 5000 मिलने वाला था एवरी ईयर, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये 5000 में से मैं कितना परसेंट कम्यूटेड करने वाला हूं? 6% कम्यूटेड करने वाला हूं। ओके, मतलब लमसम चाहिए उसको। इसके वजह से मेरे पास अभी भी 5000 का 40% अभी भी अनकम्यूटेड है, बराबर। सो 5000 का 40% कम्स टू 2000। सो इधर उसको 2000 ही मिलेगा और इधर उसको 2000 ही मिलेगा, बिकॉज ही सेड दैट प्लीज रिड्यूस माई मंथली अमाउंट, प्लीज रिड्यूस माई मंथली अमाउंट एंड गिव मी वन लमसम अमाउंट, एंड दे गेव मी 3 लाख रुपीज। सो 60% तो क्या कर दिया मैंने? कम्यूटेड कर दिया, पर 40% अभी भी अनकम्यूटेड है। तो अनकम्यूटेड मेरा कितना बन गया? अनकम्यूटेड इज 5000 प्लस 2000 कम्स टू 9000 रुपीज। एक नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पेंशन नहीं समझता है यूजुअली, राइट। ओके, तो ये 9000 रुपीज क्या होने वाला है? टैक्सेबल होने वाला है, अनकम्यूटेड पेंशन जो मुझे ये पीरियोडिकली मिलता है, बराबर, पक्का। ओके, कम्यूटेड पेंशन क्या होता है? कम्यूटेड पेंशन जितना मिला 3 lakhs, और ये 3 lakhs मिलने के लिए मैंने क्या बोला कि मुझे तो 3 लाख रुपए एक साथ दे दे, बिकॉज मुझे पैसे का जरूरत है, और तू मुझे जो एवरी मंथ 5000 पे कर रहा है ना, डोंट पे 5000, यू पे ओनली 2000 रुपीज, विच मीन्स यू मेक 60% ऑफ द टोटल मंथली अमाउंट एज कम्यूटेड एंड गिव मी वन लमसम अमाउंट ऑफ 3 lakhs। सो मैं शॉर्ट में ट्राई कर किया मैंने एक्सप्लेन करने का कि भाई कम्यूटेड पेंशन होता है क्या एग्जैक्टली, राइट। तो ये कम्यूटेड 3 लाख कर दिया, अभी मुझे क्या करना है? एग्जाम्शन देना है। उसमें याद है क्या, हम लोगों के दो पार्ट्स थे कि उसको ग्रेचुइटी मिलता है, ग्रेचुइटी नहीं मिलता है। अगर ग्रेचुइटी मिलता है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, और अगर ग्रेचुइटी नहीं मिलता है तो 1/2, लाइक 1/2 ऑफ टोटल पेंशन। टोटल पेंशन कैसे निकालते हैं? टोटल पेंशन निकालने के लिए कितना कम्यूटेड किया है? 3 लाख रुपीज इज कम्यूटेड, कितना परसेंट है वो? 60% है। अगर 3 lakhs इज 60%, देन 100% क्या होगा बाबा? 100% क्या होगा बाबा? देखो ना एक बार फटाफट, टोटल पेंशन 5 lakhs होगा क्या? एक बार देखो ना। सो 3 lakhs इंटू 100/60, कितना? 5 lakhs, ऑफकोर्स, करेक्ट है। तो ये 5 lakhs हुआ, तो 5 lakhs मेरा टोटल पेंशन हो गया, तो मेरा एग्जाम्शन कितना होने वाला है? 5 lakhs इंटू 1/3, बराबर है। सो 5 lakhs इंटू 1/3 मेरा एग्जाम्शन होने वाला है, सो माई एग्जाम्शन विल बी 1,66,660। ग्रेचुइटी मिलता है इसके लिए 1/3 ही मिलेगा, अगर ग्रेचुइटी नहीं मिलता तो मुझे 1/2 ही मिलता, ठीक है। तो मेरा टैक्सेबल कितना हो गया? मेरा टैक्सेबल हो गया 1,33,333, ये मेरा पेंशन का भी हो गया पॉइंट, बराबर। ओके, कंपनी प्रेजेंटेड हिम विद अ गिफ्ट वाउचर ऑफ 5000 ऑन हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में 5000 रुपीज का उसको गिफ्ट वाउचर दिया, नो प्रॉब्लम, 5000 के ऊपर टैक्सेबल होता है, तो नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। His colleagues also gifted him a mobile phone worth 50,000 rupees from their own contribution. कलीग से जो मुझे गिफ्ट मिलता है वो सैलरी के अंदर नहीं देखा जाएगा, कलीग से जो गिफ्ट मिलता है वो मुझे किधर देखा जाएगा? आईएफओएस के अंदर, बट इधर भी आईएफओएस के अंदर भी टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज नॉट क्रॉसिंग 50,000, सो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। एम्प्लॉयर से मिला 5,000 लिमिट, बाकी किसी से मिला 50,000 लिमिट, और दोनों 5,000 15 दोनों क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा इसमें। समझा क्या? समझा क्या? तो ये कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ, करेक्ट। ओके, सो ग्रॉस सैलरी कितना बन गया? ग्रॉस सैलरी बन गया 4,86,333, उसमें से मैं डिडक्शन माइनस करूंगा। अब ये डिडक्शन जब माइनस करूंगा तभी 75,000 माइनस करूंगा, बिकॉज इफ इट इज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इट इज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, बराबर, एंड दैट्स व्हाई आई विल गेट द आंसर एज 4,11,333, एंड दिस इज हाउ वी आर डन विथ इनकम फ्रॉम सैलरी के एलडीआर क्वेश्चन। वी आर डन विथ इनकम फ्रॉम सैलरी के
लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन। वावा हम लोग ने जो क्वेश्चंस देखे हैं, जस्ट तुम लोग ही देखना। हम लोग ने ग्रेजुएटी रिवाइज किया, हम लोग ने पेंशन रिवाइज किया, हम लोग ने लीव एनकैशमेंट रिवाइज किया, उसके बाद हम लोग ने जो अलाउंसेस थे वो रिवाइज किया। बाद में हम लोग ने देखा कि भाई मेडिकल का क्या होता है वो रिवाइज किया। मेडिकल के बाद यूज ऑफ एसेट रिवाइज किया, ट्रांसफर ऑफ एसेट रिवाइज किया, रेंट फ्री अकोमोडेशन रिवाइज किया। उसके बाद हम लोग ने रिवाइज किया अपना कार का फैसिलिटी का रिवाइज किया। भाई मतलब सब कुछ रिवाइज हो चुका है हमारा इन दिस पॉइंट। करेक्ट। स्वेट इक्विटी शेयर तुम्हारा रिवाइज हो गया। एक पॉइंट तुम्हारा रिवाइज नहीं हुआ, दैट इज इंटरेस्ट वाला पॉइंट। इफ यू रिमेंबर, एक इंटरेस्ट वाला गंदा वाला फॉर्मूला देखो, एक तुम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तुम लोगों को किधर मिलेगा, मैंने ऑलरेडी वो कवर कर दिया है मेरे सुपर रिवीजन के वीडियो में। तो वो तुम लोगों को ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दिस इज द प्लेलिस्ट फॉर ऑल द डीटी आईडीटी दोनों के सुपर रिवीजन। इधर जाके एक बार सुपर रिवीजन एक बार देख लेना, उसमें एंड में मैंने वो इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन भी कवर किया है। एंड दिस इज हाउ दोस्तों वी आर डन विथ इनकम फ्रॉम सैलरी के लास्ट डे रिवीजन। मतलब आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सैलरी। और इसके हाँ, लोन का भी किया हम लोग ने, लोन का पॉइंट। तो हम लोग ने सब कुछ ही कवर किया। और अगर तुम लोगों का ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि यार ये कवर नहीं हुआ है, तो वो तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे जो भी क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हो उसमें वो मार्क करके रखोगे, और उतना ही सिर्फ ट्रांजैक्शन करोगे कि वो क्वेश्चन नंबर 35 में पॉइंट नंबर डी है, वो मुझे लास्ट डे करना है। एक एक क्वेश्चन पूरा पूरा नहीं किया तो भी चल जाएगा, इवन फ्रॉम दीज क्वेश्चन। इट इज ओके, अगर तुम लोगों को एक बेसिक्स इजी लगता है तो वो मत करना, जो डिफिकल्ट लगता है वो मार्क करके रखना। और सिर्फ लास्ट डे उतना नहीं करना, वापस पूरा पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। समझ रहा है क्या दोस्तों? चलो, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग अभी मिलते हैं कल, और हम लोग कवर करेंगे दूसरे चैप्टर्स। एक बार देखता हूँ मैं कल क्या अपने सेशन, कौन सा सेशन है। आई विल जस्ट हैव अ लुक, बट आई होप दैट ऑल दीज सेशंस व्हिच आई एम कंडक्टिंग विथ यू एवरी डे are helpful for you. And if yes, please let me know your thoughts in the comment section as well. काफी अच्छा लगेगा मुझे। एंड yes, अच्छे से पढ़ाई करना, काफी लास्ट कुछ दिन बाकी है। एंड मस्त एकदम अच्छे से प्लान करके पढ़ाई करना। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग अब मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट। और इसका अमेंडेड पीडीएफ जो 2-3 कुछ मिस्टेक्स थे वो अमेंड करके तुम लोगों को मैं दे देता हूँ, ठीक है, ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। बहुत मजा आया। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो, सी यू, टेक केयर।